आंदोलन पढ़े तब हमने बीच में जिक्र पढ़ा कि किसान आंदोलनों के अंदर भी आर्य समाज के कारण सामाजिक सुधार हुए थे, पढ़ा था। इसका मतलब आर्य समाज राजस्थान को प्रभावित तो कर रहा है। पहले हम आर्य समाज देखते हैं ये क्या है। जब अंग्रेजों का राज अपने देश में आ गया था तब अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया कि दुनिया में सबसे अच्छी कल्चर अंग्रेजों की है, इसलिए वे लोग जो अंग्रेजी कल्चर को फॉलो करते हैं वो तो सभ्य लोग हैं, और जो अंग्रेजी कल्चर को फॉलो नहीं करते वो सभ्य नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल भी देने शुरू कर दिए कि देखो जैसे तुम्हारे भारत में सती प्रथा होती है तो गलत बात है, हमारे तो नहीं होती है। तुम्हारे यहाँ बाल विवाह होते हैं, हमारे तो नहीं होते। तुम्हारे यहाँ जातियों में ऊंच नीच होती है, लेकिन हमारे तो नहीं होती। तुम्हारे यहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़कियों को होते ही मार देते हैं, हमारे तो ये सब चीजें नहीं होती। तो इसका मतलब हम तो सभ्य लोग हैं, तुम सभ्य लोग ही नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ बताया तो अपने को लगने भी लग गया कि हाँ यार है तो हम बेलखने, हमारे में ज्यादा लक्षण तो नहीं। जब आप किसी दूसरे के सामने खुद को मान लेते हो कि मैं इंफीरियर हूं, तो फिर आप उसके सामने खड़े होने की हिम्मत कभी भी जुटा नहीं। फिर अंग्रेजों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे में ये कमियां है, इसलिए सुधारने के लिए आए हम तो, इसलिए हमारा राज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा राज नहीं होगा तो तुम्हें सुधारेगा कौन। तो लोगों का ये बात भी सही है, अंग्रेजों का राज रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यार अपने में लक्षण है। अंग्रेज किस लिए आए? अपने को सुधारने के लिए, अपने को सभ्य बनाने के लिए आए। इन दिनों में भारत में एक व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम था? और उन्होंने अंग्रेजों की बातों से काउंटर करना शुरू किया, और उन्होंने कहना शुरू किया कि हाँ भाई लो आओ, अब आओ देखे तुम क्या कह रहे थे तुम लोग। तो अंग्रेजों ने कहा भाई हमारे समाज में जातिवाद कोई जगह नहीं होती, इसलिए किसी पर भाई जब जाति नहीं है तो ऊंच नीच नाम की कोई भी चीज ही नहीं होती। एक भगवान है हमारे, तो तुम्हारे देखो यार, एक तो खूब सारी जातियां, तो जातियों में ऊंच नीच। दूसरा कितने सारे भगवान, सोमवार को अलग और मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग और बृहस्पतिवार को अलग। तुम्हारे समझ में नहीं आता किसकी पूजा करनी है और किसकी पूजा नहीं करनी। आर्य समाज ने अंग्रेजों ने यह भी कहना शुरू किया कि देखो तुम्हारी लड़कियां पढ़ती भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहना शुरू किया तुम्हारा सती प्रथा है, बाल विवाह होते हैं, विधवाओं की शादी नहीं करते तुम लोग। अब आर्य समाज ने उनके काउंटर की। आर्य समाज ने कहा भारत की सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद। कौन सी किताब है? भारत का प्राचीनतम टेक्स्ट, एंशियंट टेक्स्ट जो सबसे माना जाता है, कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। उनका ये ऋग्वेद पढ़ा हमारा, इस ऋग्वेद में बताओ कि कहां पे लिखी हुई है कि जाति होती है और जातियों में ऊंच नीच होती है। भारत के लोगों का भाई तुम भी पढ़ के देख लो, ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद में लिखा हुआ कि ना, व्यक्ति का जाति नहीं होती, व्यक्तियों के होते हैं वर्ण। क्या होते हैं? वर्ण। और वर्ण चार है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, और एक शूद्र। जो पढ़े और पढ़ाए वो ब्राह्मण, जो रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो उत्पादन करे, जो क्या करे? क्या करे? उत्पादन मतलब खेती कर सकता है, दुकानदारी कर सकता है, उद्योग लगा सकता है, वो सारे कौन है? वैश्य। और जो ऊपर वाले तीनों की सेवा करे वो कौन है? सेवा का मतलब है यदि कोई पढ़ता और पढ़ाता मतलब ब्राह्मण है, तो उसके कोई काम कर ले, साहब कोई लिखने विखने काम मेरे को दे दो, तो वो कौन हो गया? शूद्र। कोई क्षत्रिय है तो उसके लिए हथियार बनाने का कोई काम करे, हथियार ले जाने का काम करे, उसके घोड़े ले जाने का काम करे, तो वो कौन है? अपने आप में शूद्र। कोई उत्पादन करता, उसकी जो भी सहायता करता वो कौन है? शूद्र। पर मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं, ब्राह्मण हूं। आज मान लो मेरे जी में आएगी यार ये सुबह सुबह डेली एक सेम बातें पढ़ानी और पूरे दिन पढ़ानी, तो बड़ा टफ काम है यार। एक काम करते हैं, अपने थोड़ी बॉडी बनाते हैं, अपने तो फौज में चलते हैं, तो मैं ही क्षत्रिय हूं। मैं थोड़े दिन फौज में रहा, मुझे लगा ना 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 ये तो रिस्की जॉब है, गोली वोली लग जाए मर जाए आदमी यहाँ पे, तो अपने तो गांव जाके दुकान खोल लेते हैं, तो मैं ही वैश्य। और मुझे गांव में आग लगा कि नहीं यार गांव वाली दुकान तो चलती नहीं है, और शहर में दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है, तो एक काम करते हैं शहर में और किसी की दुकान उसके जाके काम कर लेते हैं, इतनी तनख्वाह तो वहीं से लेके आ जाएंगे, मजदूरी से जुगाड़ लेंगे। तो मैं ही क्या हूं? मैंने मेरे 4 वर्ण चेंज कर लिए। यह भी हो सकता है मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं तो मैं क्या हूं? वैश्य। मैं ब्राह्मण हूं। मेरा एक भाई है जो फौज में काम करता है, तो वो कौन है? क्षत्रिय। मेरे पिताजी किसान है। एक ही परिवार में हम तो 3 लोग, हो सकता है एक भाई और वो साउथ इंडिया में किसी दुकान पर काम करता, तो वो शूद्र है। मतलब हम परिवार में 4 लोग हैं, चारों के वर्ण क्या है? चेंज। तो क्या हम आपस में एक दूसरे से ऊंच नीच करेंगे? क्या मेरा वर्ण चेंज होगा तो मेरे साथ ऊंच नीच हो जाएगी? इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था कर्म आधारित है। कैसी है? जो जिसका काम होगा वही उसका क्या हो जाएगा? वर्ण। और कर्म चेंज हो सकता है, इसलिए आपस में ऊंच नीच नाम की कोई चीज हमने कहा ऋग्वेद में बता दो, एक भी जगह जाति लिखा हुआ है, एक भी जगह ऊंच नीच लिखा हुआ है। अरे ये तो नहीं है। वैसे तो हम सारे ऋग्वेद को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम जाति को मानने वाले लोग ही
ठीक है, समय के साथ में कमियां आ गई होगी, हम कमियों को सुधार लेंगे। कहा पढ़ो ऋग्वेद और इसमें बताओ देखिए कहां लिखा हुआ कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं यार, इसमें तो लिखा हुआ है कि गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा और काक्षावृत्ति नाम की महिलाएं ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करती है। अब यदि महिलाएं ऋग्वेद के मंत्रों की रचना करती है, इसका मतलब महिलाएं पढ़ी लिखी है, और महिलाएं पढ़ी लिखी है इसका मतलब यह बात तो गलत है कि लड़कियों को पढ़ाते, कोई टाइम में तो पढ़ाते होंगे, फिर कोई ऐसा समय आया होगा जब पुराने रिवाज चेंज हो गए, हमने पढ़ाना क्या कर दिया, बंद। पढ़ो ऋग्वेद और बताओ इसमें सती प्रथा कहां पर है, यार इसमें एक भी जगह नहीं लिखा हुआ। पढ़ो ऋग्वेद और बताओ कि लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए, ना इसमें लिखा हो निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए। पढ़ो ऋग्वेद और बताओ कि लड़कियों को होते ही मार देना चाहिए, ना यार ये भी नहीं लिखा हुआ। पढ़ो ऋग्वेद और बताओ कि इसमें कहां लिखा विधवा महिला की शादी नहीं करनी चाहिए, ना यार उल्टा इनके अंदर तो है कि यदि महिला का पति लापता हो जाए, यदि वह नपुंसक हो जाए, यदि वह मर जाए, सामाजिक रूप से पतित हो जाए, तो उस महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार है। तो कहा हम तो ऋग्वेद को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसलिए आज के बाद हम ऋग्वेद को मानेंगे, हमारे में कोई कमी नहीं है, हमें अंग्रेजों को फॉलो करने की आवश्यकता। अंग्रेज यही तो कह रहे थे हमारे में कमी नहीं है तो आप तो ईसाई बन जाओ। आर्य समाज कह रहा था हमें ईसाई बनने की आवश्यकता, क्योंकि हमारे में खुद में कमियां नहीं है, जो कमियां आ गई उनको दूर कर लेंगे और हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे कब थे, ऋग्वेद के टाइम थे। किसके टाइम थे? अच्छा, ऋग्वेद में लोगों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, वो है आर्य। क्या है कि ऋग्वेद में लोगों को क्या कहा गया? आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? हम वापस श्रेष्ठ बन जाएंगे। वापस क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ को लिया, क्या शब्द इस्तेमाल लिया गया, इसलिए हम वापस क्या बन जाएंगे? आर्य। हम वैसा ही समाज बनाएंगे जैसा समाज किसका था? आर्यों का। आर्यों के समाज में कोई कमियां नहीं थी, इसलिए हम कौन सा समाज बना लेंगे? कौन सा बना लेंगे? आर्य समाज। किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का उल्लेख कौन सी किताब में? इसलिए उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया? बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौट जाओ, वेदों में जो लिखा वो कर लो, तुम सुधर जाओगे। तुम सुधर जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि तुम्हारे में कमियां है, और जब कोई नहीं कहेगा तुम्हारे में कमियां है तो कोई नहीं कहेगा हमें फॉलो करो, तो तुम्हें दूसरों को फॉलो करने की आवश्यकता, तुम श्रेष्ठ हो इनसे। ये अंग्रेज तो जब ये जानते भी नहीं थे कि मनुष्य सभ्यता क्या होती है, तब से तुमने ग्रंथों का रचना कर रखी है, तब से तुम एक सभ्य समाज में रह रहे थे। बीच में गड़बड़ियां हुई, युद्ध वगैरह ज्यादा होने लग गए, आक्रमण ज्यादा होने लग गए। अब जब आक्रमण ज्यादा होंगे, युद्ध ज्यादा होंगे, तो क्या महिलाओं को घर से बाहर भेजा जाएगा? सबसे पहले बात आएगी सुरक्षा की बात आएगी। भाई सबसे पहले व्यक्ति का जीवन में क्या चाहिए? सिक्योरिटी। बाकी चीजें बाद में, जगह पहले क्या हो जाए? सिक्योरिटी। अब वो युद्ध ज्यादा होने लगे तो महिलाओं का बाहर निकलना बंद हुआ, महिलाओं के कहीं घूंघट आए, फिर कहा गया जल्दी उम्र में शादी कर दी जाए। समाज में धीरे धीरे जातियां बनी, जातियों के अंदर ऊंच नीच आ गई। यदि हम इनको हटा देंगे तो वापस वैसे वैसे बन जाएंगे जैसे पहले थे। पहले हम ऋग्वेद में थे, ऋग्वेद में लोगों को आर्य कहते हैं, इसलिए समाज को कैसा बनाएंगे? और इस बात ने बड़ा असर किया, लोगों ने इन बातों को फॉलो करना शुरू किया और लोगों को लगने लगा कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों से कम नहीं है, और यदि हमारे में कमियां हैं तो उनको सुधारने के लिए अंग्रेजों को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऋग्वेद को फॉलो कर लेंगे, वैसा ही समाज बना लेंगे जैसा ऋग्वेद में समाज था। इसलिए समाज का नाम क्या दिया उन्होंने? इसकी स्थापना करने वाले कौन? ये स्थापना उन्होंने की 1875 में बॉम्बे में। कब की स्थापना? 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज स्थापित किया गया। किसके द्वारा? पर इससे 10 साल पहले। कितने साल पहले? 10 साल। स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे करौली। कहां पर आए थे? तो राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले कहीं पर आए थे? कहां पर आए थे? करौली। और करौली आए थे 1865 में। कब आए थे? तब उनको करौली के राजा ने बुलाया था। करौली के राजा का नाम था मदन पाल। क्या नाम था? मदन पाल। याद है आपको? कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की सहायता की थी तो अंग्रेजों ने उसको 17 तोपों की सलामी दी थी, पढ़ा था। तो राजस्थान में स्वामी जी को बुलाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मदन पाल। कहां बुलाते हैं? कब बुलाते हैं? इनको एक ये बात भी समझ में है कि यदि आर्य समाज की बातें लोगों तक बतानी है तो बताने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो है कि स्वामी जी बीच में जाए लोगों के और लोगों को जाके बता दे, पर क्या एक व्यक्ति सारे लोगों के बीच में पहुंच सकता है? और एक बार बताने से क्या लोगों को समझ में आ जाती है बात? मैं आपको एक दिन बता के जाऊं, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो सकता है बात से सहमत ही नहीं हो सकता है सहमत हो, और किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको दिया ना रे सर तो झूठ बोल रहे थे, तो हो सकता है आप उसी टाइम में सहमत हो जाओ। पर यदि आप एक सही बात को या गलत बात को भी लगातार सुनोगे तो आपकी कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगी। तो स्वामी जी का यह मानना था कि भाई हमने कहा कि विधवाओं की शादी करनी चाहिए, है ना, या हम ये बात करें, या हम करें लड़कियों की पढ़ाया जाना चाहिए, या लड़कियों को पैदा होते मारना नहीं चाहिए। हम कहते हैं जाति पाति रखनी नहीं चाहिए, जातियों में भेदभाव होना नहीं चाहिए। एक बार का जी लोगों को बात समझ में नहीं है तो स्वामी जी का यह था कि अखबार निकालो खूब सारे,
क्या निकालो, किताबें लिखो। अब जब अखबार बंदा डेली पढ़ता है, डेली पढ़ता है, और अखबार में एक दिन आया कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसको लगा अच्छा ऋग्वेद में है क्या, तो ऋग्वेद में ये बात भी है, फिर तो यार लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए, पहले हम तो पढ़ते थे। अब उसने गांव में 4 लोगों को जाके बताया, यार नहीं नहीं ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, मैंने आज पढ़ा यार, सब लड़कियों को पढ़ाएंगे। हो सकता है 4 गांव वालों का झूठ बोल रखा है ऋग्वेद में, बता। अब न तो उसने ऋग्वेद पढ़ रखा था, ना गांव वालों ने पढ़ रखा था, कौन किसको काम बताता भाई। आप इतने लोग बैठे हो, कितने लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा है? आज घर पे जाके पूछो कितने लोगों के घरों में ऋग्वेद है। एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, उनके घर पे कोई वेद है? तो नहीं है, हम नहीं पढ़ते। तो उस समय भी यही स्थितियां थी। तो अब पर दूसरे दिन वापस अखबार में आएगी, ऋग्वेद के फलाने चैप्टर के फलाने नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि घोषा, सिकता, अपाला, लोपामुद्रा और काक्षावृत्ति नामक महिलाओं ने वेदों के मंत्रों की रचना की थी। अब वो बंदा जो पहले दिन कह रहा था ये है, वो कॉन्फिडेंट हो गया, उसने कहा इधर आओ, पेज नंबर ये, महिलाओं के नाम ये। अगले के पास लॉजिक है ना, और जब लॉजिक से समझाओगे तो अगले को धीरे धीरे समझ में भी आएगी। फिर उसने 4 एग्जाम्पल और दिए। उसने कहा साहब वेदों के बाद बने उपनिषद, और उपनिषद के अंदर अपने बाकायदा लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य के उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि राजा जनक का दरबार लगा हुआ है, और राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि जो है वो बहुत विद्वान आदमी है, उनसे डिबेट करती है गार्गी। कौन करती है? अब यदि गार्गी डिबेट करती है तो गार्गी पढ़ी लिखी है, बिना पढ़ी लिखी महिला तो कैसे डिबेट कर लेंगे। दूसरी बात, गार्गी राजा जनक की सभा में डिबेट करती है, इसका मतलब घूंघट तो नहीं है। यदि घूंघट होते तो पुरुषों के बीच में आती कैसे? पर्दा पर बाकी पुरुष बैठे हुए, एक गार्गी बैठी हुई, गार्गी उनसे डिबेट कर रही है, इसका मतलब पर्दा प्रथा भी नहीं है। महिलाएं घर से बाहर भी निकलती है, महिलाएं सभाओं में भाग भी लेती है, महिलाएं डिबेट भी करती है, इसका मतलब महिलाएं पढ़ी लिखी भी है। अगले ने और एग्जाम्पल दिया, लोग लगा हाँ यार ये वाली बात तो सही है। तो स्वामी जी गया था कि हमें प्रिंटिंग प्रेस खोलनी चाहिए। क्या खोलनी चाहिए? क्योंकि यदि प्रिंटिंग प्रेस खोलेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या निकालेंगे? अखबार। प्रिंटिंग प्रेस से क्या निकालेंगे? किताबें। और अखबार और किताबें धीरे 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 लोगों का माइंड मैप बनाती है, धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि यार क्या बात है क्या नहीं है। अभी प्रिंटिंग प्रेस भी कहां खोले? तो ये भी अजमेर में खोली गई। कहां खोली गई? और वो जो प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी उसका नाम रखा गया वैदिक यंत्रालय। क्या नाम रखा गया? भाई आपने क्या छापने? वेद। तो वेदों को छापने के लिए यंत्र लगाया गया, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? आल्ले। आल्ले का मतलब क्या होता है? घर। आल्ले का मतलब क्या होता है? जहां पे दवाइयां मिले वो औषधालय, जहां पे पुस्तकें मिले वो, जहां पे जाके आप पढ़ सकते हो वो वाचनालय। क्या होता है? जहां पर आप जाके वाचन कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? जहां विद्या ले सकते हो विद्यालय, लेकिन जहां पर जाके केवल पढ़ने का काम करो वो कौन सा है? ये जो तुम जाते हो ये वाचनालय है, ये लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब है जहां किताबें मिलती है। तुम जिसमें जाते हो उसमें कौन कौन सी किताबें मिलती है? खुद का रजिस्टर घर से लेके जाते हो, तुम वहां जाके केवल पढ़ते हो, इसलिए वो क्या है? इसलिए आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि अरे कहां जा रहे हो तो क्या कहोगे? लाइब्रेरी जा रहे हैं। गलत बोलते हो तुम यार। लाइब्रेरी का मतलब तुम कहां जा रहे हो? पुस्तकालय। और अगला का देगा अच्छा चलो तुम्हारे पुस्तकालय से मैं भी कुछ पुस्तकें लेना चाहूंगा। और तुम ऐसे मत कर, क्योंकि वहां पुस्तकें, वहां तो नोट्स है जो मैं खुद घर से लेके जाता हूं, वो भी वो देते। उन्होंने एक डब्बा बनाया है, एक टेबल कुर्सी दे रखी है और वाईफाई दे रखा है, और मैं केवल वाईफाई के चक्कर में जा रहा हूं वहां। तो वो वाचनालय, पुस्तकालय नहीं। तो वैदिक आल्य, आल्य का मतलब था घर, यंत्र मतलब मशीन। वह मशीन जहां रखेगी तो वो क्या हो गया? यंत्रालय। कौन सी मशीन? वेद छापने की, इसलिए नाम क्या हो गया? और छापने वाली मशीन को हम अपनी भाषा में आजकल क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस। और गेट कीपर आया, गेट कीपर ने आके कहा राजा को कि साहब स्वामी जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो राजा को लगा स्वामी जी से मिलना जरूरी है, तो नन्ही जान कहा भाई तुम जाओ, मुझे स्वामी जी से मिलना है। अब क्या पहले महिलाओं के जाने के, वैसे भी जो राजा से संबंधित महिलाएं होती उनके लिए पालकी आती, पैदल नहीं जाएगी, पालकी समझ गए? 4 लोग उठा के लेके जाएंगे। तो वो पालकी वालों का लो आओ भाई नन्ही जान को वापस लेके जाओ, एक बार राजा किससे मिलेंगे? स्वामी जी से। तो पालकी वाले आए, तो राजा को लगा यार पालकी नीचे रखेंगे, फिर इसको अंदर बिठाएंगे, फिर ये लेके खड़े होंगे, टाइम लगेगा, इतने में स्वामी जी आ जाएंगे। तुमने पालकी वालों का तुम लेके खड़े रहो, मैं बिठाई देता हूं। तो पालकी वाले खड़े, राजा ने नन्ही जान को गोद में लिया, था शाहरुख खान बना ही है राजा। इतने में स्वामी जी सामने आ गए। अब स्वामी जी ने आगे राजा को 4 डायलॉग सुना दिए। ये क्या तरीका है? मैं तो सोचता हूं राजा सुधर जाएंगे तो जनता भी सुधर जाएगी, क्योंकि यथा राजा, पर यहां तो राजा इस प्रकार के कार्य कर रहा है। राजा ने कहा सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। स्वामी जी ने 2-4 डायलॉग नन्ही जान को भी सुना दी।
तुम्हारे जैसी महिलाओं के चक्कर में यह है, यह है, यह है, हम सुधार करना चाहते हैं, तुम लोग सुधरना नहीं चाहते। नन्ही जान को गुस्सा आया, उस दिन स्वामी जी खाने में जहर मिला दिया। नाम नन्ही जान है लेकिन स्वामी जी की जान, हालांकि एग्जैक्टली हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं कि नन्ही जान ने जहर दिया था, पर ऐसा कहते हैं कि उस दिन खाना खाने के बाद स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई थी। इसका मतलब खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, तभी उनकी तबीयत खराब हुई। तो खाने में क्या गड़बड़ हो सकती है? खाने में कुछ ना कुछ मिलाया होगा, तो कौन मिला सकता है? तो उस दिन का डाउट तो किस पे जाएगा? तो एक डाउट, हालांकि होता क्या था, पहले अपने खाने में जहर देने का तरीका था, एक धातु आती है सीसा, लेड, लेड जिसको बोलते हो आप, लेड, तो सीसा पीस के मिलाते थे, लेड पीस के मिलाते, उससे आदमी धीरे धीरे मरता था, बीमार होकर मरता था आदमी। तो को लेड मिलाया होगा उनके खाने में, सीसा या इसी को जहरीली वस्तु मिलाई होगी। स्वामी जी यहाँ पे उल्टियां शुरू होती है, वॉमिटिंग होती है उनको, तो डॉक्टरों ने कहा कि स्वामी जी, इलाज किया स्वामी जी का, थोड़े ठीक हुए, फिर डॉक्टरों ने उनको भेजा आबू। कहां भेजा? आबू। उस समय आबू सबसे अच्छा सेंटर हुआ करता था अपने चिकित्सा के लिए, मेडिकल के लिए। कारण उसका, ये तो आबू में अंग्रेज रहते थे, इसलिए अंग्रेजों के डॉक्टर आ गए थे। दूसरा, आज भी यदि कोई बंदा बीमार हो जाए और पहाड़ों में जाकर रहे तो जल्दी ठीक होता है ना, माउंटेन्स हील करते हैं आपको, वहां जलवायु थोड़ी अच्छी होती है तो आप जल्दी ठीक होते हो। तो अभी भी जो ये देसी दवाइयां वाले होते हैं, ये इस प्रकार कहेंगे कि बस शांतिपूर्ण वातावरण में चले जाओ, गांव चले जाओ, खेत में रहो, अच्छी हवा लो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। पहाड़ों से अच्छी हवा और कहां आएगी? तो स्वामी जी को यहां से कहां शिफ्ट कर दिया था अब, और आबू में स्वामी जी एकदम ठीक हो गए थे। लेकिन स्वामी जी को अब डॉक्टर्स ने कहा आप ठीक हो, मतलब बीमारी दूर हो गई, पर बेड रेस्ट कीजिए, शरीर में थकान है, शरीर अभी तक पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ नहीं है, बीमारी ठीक हुई है आपकी, थोड़े दिन रेस्ट कर लो। पर स्वामी जी ने कहा नहीं यार, रेस्ट करने से समाज सुधार कैसे होंगे, मुझे अजमेर जाना है, आर्य समाज का काम देखना है, किताबें छपवानी है। तो स्वामी जी बिना बेड रेस्ट के आबू से कहां पर आ गए? अजमेर। अजमेर आए, काम वाम ज्यादा किया, शरीर में थकान थी, वापस बीमार हुए। दिवाली के दिन डेथ होती है। किस दिन? दीपावली, जिस दिन स्वामी जी की डेथ हुई उस दिन दीपावली थी। कहां पर डेथ होती है? अजमेर। कहां पर होती है? 30 अक्टूबर 1883। कब हुई? लिखो, और आप देख लो राजाओं पे तो कितना असर पड़ा होगा। राजस्थान में बाल विवाह पर सबसे पहले रोक लगती है जोधपुर। कहां पे लगती है? जोधपुर। 1885 में। कब लगती है? सर प्रताप रोक लगाते हैं। कौन रोक लगाते हैं? अंग्रेजों ने भारत में लगाई थी 1929, मतलब अंग्रेजों ने भारत में लगाई, ये बाद में जोधपुर वालों ने लगा दी पहले। जोधपुर में कौन लगा रहे हैं? सर प्रताप किससे प्रभावित थे? इसका मतलब प्रभाव तो वही है। इसी में खादी सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? गांधी जी, कि भारत में खादी को प्रमोट करने वाले कौन थे? गांधी। पर अच्छा, गांधी जी ने खादी को क्यों प्रमोट किया? खादी स्वदेशी कपड़े, तो गांधी जी ने कहा अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे हम, तो क्या पहनेंगे? स्वदेश। यही बात आर्य समाज कर रहे हैं। तो आर्य समाज भी किसको प्रमोट करेगा? खादी। गांधी जी बड़े नाम में तो गांधी जी के साथ जुड़ गया, बाकी आर्य समाज ने भी यही कहा होगा। आर्य समाज का प्रभाव था जोधपुर के राजा पे। जोधपुर के राजा का प्रधानमंत्री सर प्रताप, तो सर प्रताप ने कहा स्वामी जी कह रहे हैं खादी पहननी है, तो जोधपुर में सारे फौजियों की ड्रेस खादी कर दी गई। राजा के फौजी तो होते थे, राजा ने कहा मैं मेरे कर्मचारियों के लिए जो भी कपड़े खरीदूंगा वो कपड़े किसके होंगे? खादी। तो राजा प्रमोट कर रहा है, राजा खुद ही खरीद रहा है, तो खूब सारी खादी होगी, जनता तो बाकी खरीदे वो खरीदे। राजा ने कहा मैं भाई साहब आज के बाद जितने कर्मचारी होंगे उनकी ड्रेस कैसी होगी? किसके कहने पे? स्वामी जी। या आर्य समाज के प्रभाव कारण जोधपुर में ड्रेस कैसी कर दी गई? खादी। अब आए गांधी जी, कई साल तक खादी चली। अब आए गांधी जी ने कहा खादी पहनो। जोधपुर में रोक लगी, खादी पहन ली उसको जेल में डालेंगे। खादी नहीं पहननी, क्यों? गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, राजा के अंग्रेजों से दोस्ती। आपने तो गांधी जी के चक्कर में बंद हो गई। आपने जो शुरू ही किसके चक्कर में हुई थी? स्वामी जी के चक्कर में हुई थी। गांधी जी ने आके तो अपने बंद करवाई। लो इस बार किसी ने खादी पहन ली तो देख लेना। तो आपने तो गांधी जी के आने के बाद तो यदि कोई खादी पहनता उसको फ्रीडम फाइटर मानते। वैसा ये आजादी का आंदोलन करने वाला आदमी कैसे सब खादी पहनने पर रोक है, फिर भी इसने खादी पहन ली, तो कितना तगड़ा आदमी है। क्योंकि पहले खादी पहन रहे थे, गांधी जी के आने के बाद क्या लगी है, तो इसका मतलब आर्य समाज ज्यादा बड़ा काम करके गए। अच्छा, फिर आर्य समाज जब ये बात करेगा कि हमें स्वदेशी कपड़े पहनने, तो क्यों पहनने? हमारे देश के, तो दूसरे कौन से? अंग्रेजों के। उनके क्यों नहीं पहने? क्योंकि वो हम पर राज कर रहे हैं, उनका राज क्या होना चाहिए यहां से समाप्त। तो स्वराज की बात कर रहे हैं। अपने यहां पे था तो हालांकि स्वराजी, पर जब ये सब बातें होगी तो भले ही राजस्थान में अंग्रेज नहीं थे, पर धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि राजस्थान में अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन राजस्थान में राजा है, और राजा किसका सपोर्ट करते हैं? तो राजाओं के खिलाफ भी लोग खड़े होंगे, और राजाओं के खिलाफ खड़े हुए, यही तो राजनीतिक चेतना है। तो वो जो पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आए थे राजस्थान में, वो भी कौन लेके आए हैं? आर्य समाज।
और हम देखेंगे जो जिन जिन कार्यकर्ताओं के नाम लिखे थे, इन सब ने बाद में राजाओं के खिलाफ आंदोलन चलाए थे। एक माता जी, एक देवी है, उनका नाम है मुंबा। क्या है? जैसे अपने राजस्थान में करणी माता, जीण माता, ऐसे नाम सुनते हो आप, शाकंभरी माता, वैसे एक महाराष्ट्र में मुंबा माता। कौन सी माता है? मुंबा। मुंबा क्या है? माता। क्या मुंबा क्या है? माता। महाराष्ट्र की भाषा में माता को बोलते हैं आई। मम्मी को क्या बोलते हैं? आई। इसलिए मराठी फिल्मों में आई शपथ, मम्मी की सौगन, है ना, अपने लिए मम्मी की सौगन, उनके लिए क्या हो जाता है? आई शपथ। तो मुंबा आई का मंदिर है। किसका मंदिर है? तो जहां मुंबा आई का मंदिर है वो हो गया मुंबई। क्या हो गया? मुंबई। अंग्रेजों से मुंबई बोला नहीं गया, उनसे मुंबई नाम नहीं आया, इसलिए उन्होंने पहले इनको बंबई बंबई कहना शुरू किया, फिर इसको बॉम्बे कर दिया, और अंग्रेज से कई नाम बदल गए। जैसे आजकल हम बोलते हैं कोलकाता, जो कि कई साल पहले तक इसको कलकत्ता कहते थे, क्योंकि अंग्रेजों से वो कोलकाता बोला नहीं गया, इसलिए उन्होंने कैलकटा कहा, और कैलकटा 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 करते करते हम उसको क्या कह गए? कलकत्ता कह गए। इवन अपने जयपुर का नाम जयपुर होता था, जयपुर। अंग्रेजों के आने से पहले हम इसको जयपुर ही लिखते थे। ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ही लिखते थे। आज भी आप गांव में दादाजी की उम्र का कोई आदमी होगा, मैं जयपुर गया, उसे नहीं बोला जाता कि जो। अब अंग्रेजों ने क्या, इसकी स्पेलिंग ऐसे कर दी, जयपुर। वो इसको जयपुर बोलते, जयपुर 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 करते करते क्या कहते? जयपुर। अंग्रेजों ने ये गांव का पूरा नाम ही बदल दिया, मद्रास, जबकि नाम था चेन्नई। चेन्नई नहीं, चेन्नई। अभी भी उसका नाम चेन्नई है। हम हिंदी मीडियम वालों को चेन्नई आता नहीं है बोलना, इसलिए नॉर्थ इंडिया वाले चेन्नई कहते हैं, नाम चेन्नई। नाम उसका वास्तव में तो कोलकाता भी नहीं, नाम उसका था कलिकता। और वो कलिकता कलिकता कोलकाता वार, कोलकाता से कैलकटा वार, कैलकटा से क्या कर गए? कलकत्ता कर गए। इनके खूब सारे नाम ऐसे। कोई टाइम एक शहर का नाम था दिल्ली का। क्या नाम था? दिल्ली का से वार दिल्ली, दिल्ली से होगी दिल्ली। क्या है कि दिल्ली है, दिल्ली है वो, नाम चेंज हो जाते हैं। तो मुंबई 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 करते करते अंग्रेजों से मुंबा बोला गया, तो मुंबई की जगह क्या कर गए? मुंबई। और अपने वालों ने बाद में किसी ने मुंबई कहा, किसी ने बॉम्बे कहा, जिसके जो नाम में है। आजकल महाराष्ट्र वाले इस बात से बड़े चिढ़ते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है इस बात पे, बंबई क्या होता है। और उनकी बात भी सही है, जब आप बंबई बोलते हो इसका मतलब देवी का नाम बंबा कर रहे हो। तो मुंबई का मतलब है मुंबई, तो जब बंबई कहोगे तो मतलब बंबाई, इसका मतलब उनकी देवी का नाम चेंज कर दिया। और देवी देवता के नाम पे तो गुस्सा आएगा। तो आज भी अपने कोई करणी माता का आगे और कुछ नाम ले, जीण माता का नाम और कुछ नाम ले, तो अपने गुस्सा आएगा। तो उन्होंने कहा ये बंबा क्या होता है? हमारी आई का नाम क्या है? मुंबा। क्या नाम है? तो वह शहर जहां पर मुंबा आई रहती है, उसलिए शहर का नाम क्या पड़ा? मुंबई। और उसी मुंबई में किसकी स्थापना हुई? आर्य समाज। पर पहले इसको बॉम्बे बोलते थे 75 तक, इसलिए हमने यहां पर शब्द क्या लिख लिया? आई बात समझ में? तो कब बना था आर्य समाज? किसने बनाया था? कहां पे बनाया था?